हाँ जी, तो एसआई सिस्टम में हमने यूनिट्स बनाई हैं। एसआई सिस्टम की यूनिट्स को किस तरह से बनाया गया, किस तरह से डिफाइन किया गया, उसको आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले 7 क्वांटिटीज की यूनिट्स और एक एक यूनिट का मीनिंग क्या है उसको देखिए। तो पहला हम लेते हैं लेंथ। लेंथ इज द क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज मीटर। ओके, मीटर। सो मीटर की टाइम टू टाइम हमने अलग अलग डेफिनेशंस बनाई। तो ये जो डेफिनेशंस हैं, पहले हमने सबसे पहले एक रॉड लिया। एक रॉड पे हमने डिसाइड किया कि इतना डिस्टेंस को हम 1 मीटर कहेंगे जितना हमारा हाथ आराम से फैलता है, या जितना कपड़ा हमको एक शर्ट बनाने के लिए लगता है जितनी लंबाई का, उसको 1 मीटर कहेंगे। नॉर्मली हम 1 मीटर कपड़ा लेते हैं शर्ट बनाने के लिए। ओके, किस तरह से हमने मीटर को शुरू किया, लेकिन बाद में हमारी मॉडर्न थ्योरीज आई। मॉडर्न थ्योरीज आई और उन्होंने बोला कि मीटर की ये वाली डेफिनेशन काफी पुरानी है। मीटर की ये जो डेफिनेशन है हम अर्थ पर यूज कर सकते हैं, अर्थ के बाहर यूज नहीं कर सकते। और ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। जो स्टूडेंट आगे इसको फिजिक्स को परस्यू करेंगे वो देखेंगे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या क्या चीजें आती हैं जो हम लोग नॉर्मली सोच भी नहीं सकते। जैसे हमने एक मीटर बनाया और उस मीटर को हमने चंद्रमा पर भेजा या मार्स पर भेजा कि वहां पर 2 पॉइंट हमको दिख रहे हैं, उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नाप के आओ। एस्ट्रोनॉट को भेजा और यहां से हमने 1 मीटर भेज दिया कि जाओ नाप देख कर आओ। अब देखिए किस तरह से एम्बिग्विटी इसमें आ सकती है। हमारे पास 2 पॉइंट हैं ए और बी, अर्थ पर ए बी। यहां से हमने टॉर्च जलाई और लाइट को भेजा, यहां से लाइट यहां तक गई बी तक, इसको टाइम लगा 2 माइक्रोसेकेंड। ओके, तो इसी लाइट को हमने मार्स पर 2 पॉइंट के बीच में भेजा, P और Q। इनके बीच में जब इस लाइट को भेजा, फिर इसको यहां से टाइम लगा 2 माइक्रोसेकेंड। यहां अर्थ पे भेजा A से B और मार्स पे भेजा P से Q। लाइट को 2 माइक्रोसेकेंड। तो हम एक चीज समझ गए कि जितना डिस्टेंस AB है उतना ही डिस्टेंस PQ है। इज इट क्लियर टू ऑल? ये तो सबको समझ में आता है। अब हम क्या करते हैं, अर्थ से एक मीटर स्केल लेकर जाते हैं। यहां पर अर्थ पे हमने उस मीटर स्केल से इसको नापा, इसकी कुछ क्वांटिटी आएगी। सपोज मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, सपोज वो क्वांटिटी आती है 6000 किलोमीटर ए और बी के बीच। तो मीटर स्केल से नापते गए 6000 किलोमीटर। अब मार्स पे भी जाके नापते हैं, कितना आना चाहिए 6000 किलोमीटर, लेकिन इस पर हम नापते हैं तो ये आया 6500 किलोमीटर। क्यों? लाइट ने दोनों में बराबर टाइम लिया था, दोनों का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। लाइट की वेलोसिटी सब जगह एक जैसी होती है, क्योंकि सन से लाइट अर्थ पे भी आती है, सन से लाइट मार्स पे भी जाती है। तो जब वहां 2 माइक्रोसेकंड में अर्थ में इतना चलती है, मार्स में इतना चलती है, तो ये क्यों हो गया, अलग अलग क्यों हो गया? तो इसका आंसर है कि हमारा जो मीटर स्केल अर्थ पे इतना लंबा था, जब वो मार्स पे गया तो छोटा हो गया, और उस छोटे से हमने नापा तो हमारा नाप ऐसा हो गया। अब आप बोलोगे कैसे हो गया? तो आइंस्टाइन ने उसकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताई कि लेंथ इज ए क्वांटिटी व्हिच कैन चेंज विद वेलोसिटी। वेलोसिटी से लेंथ चेंज हो सकती है। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं लगता है? अभी लगेगा। एक स्प्रिंग लीजिए,
ये स्प्रिंग ऐसे लंबा है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। यहां पर एक पत्थर को बांध के कितना दूर है ये 50 सेंटीमीटर। अब यहां हमने ऐसा रखा, लटक गया, लटकने के बाद नापा 50 सेंटीमीटर। इसको हमने पकड़ा और ऐसे घुमाना शुरू किया, पत्थर को घुमाना शुरू किया। उस स्टोन की क्या चीज बढ़ रही है? वेलोसिटी, फास्ट और फास्ट और फास्ट। बताइए स्प्रिंग का क्या होगा? स्प्रिंग ऐसा बढ़ गया, लंबा बढ़ा, ठीक है, वही स्प्रिंग है। फिर से हमने उसकी वेलोसिटी रोक दी, जीरो किया, नापा, स्प्रिंग उतना ही जितना था। अगर ये स्प्रिंग पहले 50 सेंटीमीटर था तो इसको जब हम खड़ा रखते हैं तो 50 सेंटीमीटर होता है, पर जब हम इसको चलाते हैं वेलोसिटी इसकी बढ़ती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, 60 सेंटीमीटर हो गई। तो क्या समझ में आया? वेलोसिटी से लेंथ इंक्रीज होती है, वेलोसिटी से लेंथ बढ़ती है। ये स्प्रिंग है, आप कह सकते हैं कि ये स्प्रिंग है, धागा तो नहीं है, पर मैं ये कहूंगा फिजिक्स में स्प्रिंग में, स्ट्रिंग में, धागे में कोई फर्क नहीं होता। क्यों? हम एक धागा लेते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं, इस स्ट्रिंग में आपस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए, और हर मॉलिक्यूल के बीच एक दूसरे को पकड़ने का फोर्स है जिससे वो अट्रैक्ट करके रखता है, इसीलिए तो ये पूरा आता है। तो स्प्रिंग भी वही काम करता है। स्प्रिंग हमको आंख से दिखता है कि लंबाई बढ़ रही है, इसकी लंबाई इतनी कम बढ़ेगी कि हमको आंख से नहीं दिखेगी, पर बढ़ेगी जरूर। इसकी वेलोसिटी, यहां पर पत्थर बांधिए और इसको घुमाइए धागे को, बहुत जोर से घुमाइए, धागे की लंबाई बराबर बढ़ेगी, टेंशन बढ़ता जाएगा और उसकी लंबाई बढ़ेगी। इस तरह से हम क्या देखते हैं? वेलोसिटी से इफेक्ट पड़ता है। अब अर्थ पे सब चीजें घूम रही हैं, मार्स पे भी घूम रही हैं, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होगी। यहाँ पर जो हमारा यार्ड है, मीटर स्केल है, वो ऐसा घूम रहा है, उसकी एक वेलोसिटी है। जब वो मार्स पर जाता है, ये उसकी दूसरी वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी बदलेगी तो बताओ लेंथ सेम रहेगी कि बदलेगी? बदलेगी। देखिए अब आप मानिए लेंथ बदल गई, इस तरह से लेंथ बदलती है। तो अगर हम बोलेंगे कि ये हमारा मीटर स्केल अर्थ पे स्टैंडर्ड है, पूरे यूनिवर्स के लिए ये स्टैंडर्ड है, तो क्या ये करेक्ट होगा? नहीं होगा, जगह जगह जाके बदल जाएगा। तो अब ये जरूरत हमारी हो गई कि हम मीटर की डेफिनेशन बदल दें। तो मीटर की डेफिनेशन किस तरह से बदलेगी? मीटर की डेफिनेशन हम नई बनाएंगे। तो मीटर की नई डेफिनेशन बनाने के लिए क्या किया गया? मीटर की नई डेफिनेशन बनाने के लिए अब हमने लाइट को बेस किया कि लाइट से रिलेट करेंगे। क्यों लाइट से रिलेट करेंगे? क्योंकि लाइट की वेलोसिटी। ओके, तो अब समझिए, अब हमने इसको चेंज किया और लाइट के साथ इसको रिलेट किया। कैसे लाइट के साथ रिलेट किया? ये हमने बनाया, 1 सेकेंड में लाइट जितनी दूर जाएगी, 1 सेकेंड में लाइट जितनी दूर जाएगी उसके टुकड़े करो और 3 × 10⁸ अगर हम इतने टुकड़े कर देंगे तो एक टुकड़े को 1 मीटर कहेंगे। फिर से 1 सेकेंड में लाइट कितनी दूर जाती है? 3 × 10⁸ मीटर। कितना दूर जाती है? तो 1 मीटर कितनी देर में जाएगी? फिर से 3 × 10⁸ मीटर टेक्स 1 second. Then 1 meter. How much time it will take? 1/3 × 10⁸. तो इसको हमने रिवर्स किया और डेफिनेशन बना दी। The distance traveled by light in 1/3 × 10⁸ second will be equal to 1 meter. अब वो लाइट अर्थ पे, मून पे, मार्स पे, जुपिटर पे, किसी भी जगह पर लाइट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, इसलिए हमारा लेंथ की डेफिनेशन कांस्टेंट होगी। तो ये हमने लेंथ की डेफिनेशन, ठीक है। तो ये लेंथ की डेफिनेशन ये हमने बनाई थी 1983 में। उसके पहले तक तो वही चलता था, एक प्लेटिनम इरिडियम का रॉड है, उस पर 2 निशान लगे हुए हैं और उसके बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज 1 मीटर। उसके बाद ये लाइट की डेफिनेशन बनी 1983 में। ये डेफिनेशन कुछ साल तक चली, फिर इसमें भी ऑब्जेक्शन आए
इसमें ऑब्जेक्शन आए तो हमको लाइट की डेफिनेशन एक बार और चेंज करनी पड़ेगी। ओके, ये लाइट को हमको और डिफाइन करना पड़ा कि आप कौन सी लाइट लेंगे। तो लाइट से, मीडियम से, ये थोड़ी चीजों में अंतर आया। बाद में जब और फिजिक्स एडवांस हुई तो हमने इसकी फिर से एक बार डेफिनेशन चेंज की। वो डेफिनेशन अब हमने बनाई वेवलेंथ से। वेवलेंथ से डेफिनेशन कैसे बनती है, उसमें ये बताया गया कि एक गैस है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का हमने लिया एक आइसोटोप, दैट इज क्रिप्टॉन 86। क्रिप्टॉन 86 भी होता है, क्रिप्टॉन 87 भी होता है। आपने लैंप्स देखे हैं, सोडियम वेपर लैंप, उसकी लाइट को आप पहचानते हैं, हेलोजन की लाइट को पहचानते हैं, मर्क्यूरी लाइट को पहचानते हैं। इस तरह से अलग अलग गैसेस को गर्म करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल पास करते हैं तो वो अपनी लाइट देती। ये हर अलग अलग मेटल का, मेटल हैलाइड लैंप्स भी आते हैं, उसके भी बनते हैं। इसी तरह से हमने एक गैस ली, दैट इज क्रिप्टॉन 86। क्रिप्टॉन 86, इस क्रिप्टॉन 86 में हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया तो इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक की लाइट निकलेगी। वो जो लाइट निकलेगी, द लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये यहां से क्रेस्ट का डिस्टेंस, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं, एंड दैट इज नोन एज लैम्डा। ये अभी आप लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम लोग वेव्स पढ़ेंगे। पानी की लहरें उठती हैं, दो लहरों के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज वेव लेंथ। ये इसकी क्रिप्टॉन की लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये वेव की इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये इसकी वेवलेंथ कहलाती है। ओके, तो ये वेवलेंथ बिल्कुल फिक्स होती है। भले क्रिप्टॉन 86 हम यहां पर गर्म करें, मार्स पे गर्म करें, जुपिटर पे गर्म करें, लाइट तो एक जैसी निकलेगी। ये जो वेवलेंथ बनी, इसको हमको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये बहुत छोटी वेवलेंथ होती है, सो दिस लैम्डा इज टू बी मल्टीप्लाइड विद ए नंबर, दैट नंबर इज 1650 753 763.73। इसकी वेवलेंथ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना लंबा डिस्टेंस आ जाएगा। दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 मीटर। ये हमारी लेटेस्ट डेफिनेशन 1 मीटर की बनी। ओके, तो 1 मीटर की डेफिनेशन नोट करिए। 1 मीटर इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1 मीटर is exactly equal to 1650 763 763.73 wavelengths in vacuum. Wavelengths in vacuum of the radiation from krypton isotope of mass 86. उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, इन 1983 the light was taken as a standard for length. Light was taken as standard of length, and accordingly the definition is made as नीचे लिखिए,
1 meter is the length of 1 meter is length of the path. 1 meter is length of the path traveled by light. Traveled by light in vacuum. Traveled by light in vacuum in 1 upon 299,792,458 of a second. Of a second. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन बन गई। हम जिस चीज को लिख रहे थे 3 × 10⁸, ये उसका एग्जैक्ट फिगर है। अगर मैं बोलूंगा इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड करिए, तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। अगर हमको डेसिमल लगा के सिर्फ इसको लिखना है, तो हम किसको राउंड कर रहे हैं, किसको ड्रॉप कर रहे हैं? 9 को ड्रॉप करेंगे तो ये 2 को क्या बना देगा? 3, और ये हमारा क्या बन जाएगा? 3 × 10⁸। एक्चुअल लाइट की स्पीड इतनी कैलकुलेट की गई, और इसको हम लोग राउंड करके क्या याद रखते हैं? 3 × 10⁸। तो ये लाइट की एक्चुअल स्पीड है 299,792,458 मीटर इन 1 सेकेंड। तो 1 मीटर चलने के लिए इतना टाइम लगा, और ये हमने डेफिनेशन बना दी कि इतने टाइम में लाइट जितना दूर जाएगा वो डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? 1 मीटर। ये 1 मीटर हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट लेते हैं किलोग्राम। किलोग्राम की डेफिनेशन बड़ी अच्छी है, और ये सब स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आती है। किलोग्राम, एक हमने मेटल का टुकड़ा लिया और उस पर लिख दिया 1 किलोग्राम, और उसको एक जगह रख दिया, बोला कि भैया ये है आज से 1 किलोग्राम। सब लोग आना अपना अपने तराजू में इसके बराबर का 1 किलोग्राम बना के ले जाए। यही हमारी डेफिनेशन। सो ऐसी डेफिनेशन जो हमने नेचर से कहीं भी रिलेट नहीं की है, वो 1 किलोग्राम मास हमने मान लिया। अब ये जो एक स्टैंडर्ड सैंपल हमने रखा, इसको कहते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटो मतलब हम जो सैंपल बनाते हैं उसको प्रोटोटाइप, पहला जो बनाते हैं वो। ओके, तो लिखिए 1 kg। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 kilogram is equal to the mass 1 kilogram is equal to the mass of international prototype, mass of international prototype of the kilogram, international prototype of the kilogram, which is made of a platinum iridium, which is made of a platinum iridium alloy cylinder, platinum iridium alloy cylinder, kept at International Bureau of Weights and Measures, weights and measure at Sievers, okay, SEVRES, Sievers. Okay, it is name of a village which is near Paris in France. वहां पर ये हमने प्रोटोटाइप रखा हुआ है, और क्या बोला कि उसका मास कितना माना जाएगा? 1 kg।
फिर उसके बराबर बराबर मास लेके पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो दैट इज 1 kg डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन लिखिए, टाइम। द यूनिट ऑफ टाइम इज 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड किसको कहेंगे? वन सेकेंड। ये जो किलोग्राम की डेफिनेशन आपने लिखी, ये किलोग्राम की डेफिनेशन फाइनल हमने सेटल की थी 1889, तब से वो वही चल रही है। तो उसके साथ कहीं पर भी ब्रैकेट में लिख लीजिए कि डेफिनेशन कब की है, 1889। इसको हमको और किसी चीज से रिलेट करके बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, वही डेफिनेशन चल रही है। लाइट की आपने कब की लिखी, 1983। ओके, उसके बाद अगली डेफिनेशन लिखते हैं हम, टाइम, दैट इज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड की जो लास्ट डेफिनेशन हमने बनाई थी, जो अभी तक चल रही है, दैट वाज इन 1967। ओके, 1 सेकेंड लिखिए। Second is the duration of, second is duration of nine 192 631 770. Okay, this is in billions, 9 billion, 192 million, 631,770. Period of radiation. Period of radiations. Period of radiations corresponding to transition. Corresponding to transition between two hyperfine levels. Transition between two hyperfine levels of the ground state of cesium-133. Of cesium-133 atom. ये क्लास 11 के लिए ये डेफिनेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी आपने ये सारे चैप्टर पढ़े नहीं, पर मैं इसको आपको समझाना चाहता हूँ और आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, हमने एक पेंडुलम लटकाया और एक पेंडुलम लटकाकर यहाँ से उसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो अर्थ की ग्रेविटी के कारण ये पेंडुलम पर वापस आने के लिए एक फोर्स लगता है और ये ऐसे वापस आता है, वापस आएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग। बार बार वो कहाँ पर आएगा, अपनी मिडिल पोजीशन पे आएगा। ये अगर हम इसको इतना एम्पलीट्यूड देते हैं, इतना डिस्प्लेसमेंट, ये कुछ टाइम लेता है, वो टाइम है सपोज 1 सेकेंड। अगर हम इसको इतना सा ऑसिलेशन कराएंगे, सिर्फ इतना, ये, फिर हमने ऑब्जर्व किया, अब भी लेता है 1 सेकेंड। फिर हमने इसको थोड़ा दूर ले जाकर छोड़ा और इतना बड़ा ऑसिलेशन करता है, अब भी टाइम लेता है 1 सेकेंड। हर ऑसिलेशन का टाइम कितना है, 1 सेकेंड। इसलिए हम इस पेंडुलम को घड़ी में यूज करते हैं। ऑसिलेशन छोटा हो या ऑसिलेशन बड़ा हो, क्या चीज कांस्टेंट रहती है, टाइम पीरियड। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल है ऑसिलेशन के, और ऑसिलेशन के चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है, किसी दूसरी चीज पे डिपेंड करता है। जैसे इसमें टाइम पीरियड डिपेंड करता है इस लेंथ पे। इस लेंथ को अगर हम बढ़ा देंगे, इतना बड़ा पेंडुलम ले लेंगे,
अब हम देखेंगे कि ये ऐसे आता है, ये टाइम लेता है 2 सेकंड, क्योंकि लेंथ बढ़ा दी, लेकिन छोटा सा ऑसिलेशन करो या बड़ा ऑसिलेशन करो, टाइम 2 सेकंड ही लेगा। एक बार पेंडुलम बन गया, उसकी लेंथ बन गई, एक लोकेशन पे फिक्स कर दिया, फिर छोटा घुमाइए या बड़ा घुमाइए, टाइम कांस्टेंट। इसी तरह से हमने एक स्प्रिंग लिया, एक स्प्रिंग को ऐसे रखा ये, और इसके साथ यहां पर एक बॉक्स लगा दिया। अब इस बॉक्स को हमने दबाया, दबाकर छोड़ दिया, तो स्प्रिंग इसको वापस पुश करेगा। ये हमने यहां दबाया, स्प्रिंग ने वापस पुश किया, वापस पुश करने से ये यहां पर आया, यहां पर रुका नहीं। क्यों नहीं रुका? क्योंकि इसके पास स्पीड आ गई थी। उस स्पीड के कारण ये यहां चला गया, फिर यहां से वापस आया, यहां आ गया, फिर यहां से वापस गया, यहां आ गया। इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग। इस ऑसिलेशन में पहली बार ये इतनी दूर गया था और इधर इतनी दूर गया था, धीरे धीरे ये कम हो गया, अब ये इतनी दूर जाता है और इतनी दूर जाता है। यहां पर इसका टाइम लग रहा था t, तो यहां पर भी हमने देखा टाइम लगता है t। उसके बाद ये इतनी दूर जाता है, फिर इतनी दूर जाता है, अब टाइम देखा, अब भी t। तो टाइम ऑफ ऑसिलेशन कैसा होता है? कांस्टेंट। अब ये टाइम किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग कितना कड़ा है उस पर डिपेंड करता है, जिस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ऑसिलेशन छोटा हो या ऑसिलेशन बड़ा हो, टाइम कैसा रहेगा? कांस्टेंट। इस तरह से हर ऑसिलेशन का एक टाइम पीरियड होता है, और ये हमारे नेचर में एग्जांपल भरे पड़े हैं। एक पानी का टैंक हमने लिया और ये डस्टर उसमें डुबाया, ये उसमें तैरेगा। अच्छा, जब हमने इसको डाला तो ये क्या करता है? आधा डूबा और उसके बाद खड़ा हो गया। हो सकता है नाव भी ऐसी होती है, लकड़ी भी ऐसी करती है, आधी डूबती है आधी बाहर है। हमने ऐसे हाथ रख के इसको दबा दिया, पूरा अंदर किया और छोड़ा, जैसे ही छोड़ा ये वापस आएगा, वापस आएगा और आधे से ज्यादा उछल जाएगा, फिर नीचे जाएगा वेट के कारण, तो ज्यादा अंदर चला जाएगा, फिर पानी उछालेगा ऊपर आएगा, फिर अपने वेट के कारण नीचे जाएगा, फिर पानी उछालेगा फिर ऊपर आएगा। ये ऐसा चलना शुरू हो गया। अगर ये ऐसा चलना शुरू हो गया तो इसका टाइम पीरियड पहली बार जितना टाइम था दूसरी बार भी उतना टाइम, आखिरी बार भी उतना टाइम पीरियड कैसा रहता है ऑसिलेशन का? कांस्टेंट। ये चीज अब हम समझ गए। अब दूसरी चीज देखिए, लाइट कैसे बनती है। लाइट बनने के लिए हम क्या करते हैं? एक एटम के अंदर सोचते हैं। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं। इस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपने फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं भी पढ़ा है? ये पढ़ा है? इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहां पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन का यहां से कुछ डिस्टेंस होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर घूमता रहता है इसको ऑर्बिट कहते हैं। इस ऑर्बिट के और भी सब ऑर्बिट्स होते हैं, और ये जो डिस्टेंसेस हैं, हर ऑर्बिट का रेडियस अलग अलग होता है, और हर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होते हैं। उससे न ज्यादा रह सकते हैं न कम रह सकते हैं। इसका रेडियस भी फिक्स होता है, लेकिन एक ऑर्बिट में अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो सबके लेवल, एनर्जी के लेवल अलग अलग हो सकते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन का रेडियस अगर अलग होगा तो उसकी वेलोसिटी अलग होगी, अगर उसकी वेलोसिटी अलग होगी तो उसके पास जो एनर्जी है वो एनर्जी भी कैसी होगी? वेलोसिटी अलग होने से एनर्जी भी अलग होगी। तो हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होती है। जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होती है वो उतने बाहर वाले ऑर्बिट पे सेटल होता है, कम एनर्जी वाले अंदर वाले ऑर्बिट पे सेटल होते हैं। ओके, अब हर इलेक्ट्रॉन अपना अपना एक रेडियस रखता है, और एक ऑर्बिट में इन सब का रेडियस एक बराबर नहीं होता। ये भी थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। ये जो अंतर होता है दैट इज नोन एज सुपरफाइन लेवल्स। तो इसके सुपरफाइन लेवल्स होते हैं यहाँ। ओके, इसके पास भी सुपरफाइन लेवल्स है, इसके पास भी सुपरफाइन लेवल्स है, और इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया? इधर से इसका एक सुपरफाइन लेवल ऐसा है, इसका सुपरफाइन लेवल ऐसा है। दोनों की
दोनों का रेडियस में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो दोनों का एनर्जी लेवल थोड़ा थोड़ा अलग होगा। अंदर वाले का एनर्जी लेवल कम, बाहर वाले का एनर्जी लेवल ज्यादा। मान लीजिए अंदर वाले का एनर्जी लेवल जो है उसके पास एनर्जी है 4 और बाहर वाले के पास एनर्जी है 5। तो जिसके पास 5 एनर्जी होगी बाहर वाले सर्कल में घूमेगा, जिसके पास 4 होगी वो अंदर वाले सर्कल में घूमेगा। अब यहां से हमने इलेक्ट्रिसिटी से या किसी भी दूसरे एजेंट से इसको एक्साइट किया, हीट करके किया, इलेक्ट्रिसिटी से दूसरे इलेक्ट्रॉन से पुश करके किया, जैसे भी किया, इसको हमने एक्साइट किया, मतलब इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दी। इसके पास पहले एनर्जी कितनी थी 4, अब हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दी, अब इसके पास एनर्जी हो गई 5। अगर 5 एनर्जी हो गई तो ये क्या करता है, बाहर वाले रेडियस में आ जाता है। अब ये बड़ा चक्कर लगा सकता है, ज्यादा एनर्जी वाला हो गया, तो ये यहां से ऐसे जाके यहां घूमना शुरू कर, बाहर वाले में, यानी इसका रेडियस यहां से यहां आ गया, बाहर आ गया। ओके, अब जैसे इसमें आता है, इसमें ऑलरेडी एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये उसका लेवल है, ये जब उसके लेवल में आता है तो हमारा नियम ये कहता है कि एक लेवल में एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 नहीं रह सकते। तो उस इलेक्ट्रॉन के कारण इसको वापस आना पड़ता है। वो इलेक्ट्रॉन रिफ्यूज कर देता है कि ये मेरा लेवल है, तुम वापस जाओ। तो ये क्या करता है, तुरंत अपने लेवल में वापस आ जाए, ये वापस आ गया। जब ये वापस आ गया तो ये ऊपर लेवल पे गया और फिर वापस आ गया। हमने इसको एनर्जी दी हुई है, ऐसा गया आया और ये यहां पर ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर दिया, एक से दूसरे में जाना और जाकर वापस आना। इसके लिए हम इस शब्द को यूज करते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मीन्स ट्रांसफर होना, जाना और आना। तो जब हम इसको एनर्जी देते हैं तो ये दूसरे लेवल पर जाता है और जाकर तुरंत वापस आता है। इट इज ए सॉर्ट ऑफ ऑसिलेशन। और ऑसिलेशन का क्या कांस्टेंट होता है, टाइम, हमने पढ़ा है। तो ये एक फिक्स टाइम में वापस आ जाता है। वो टाइम इसका एकदम कांस्टेंट है, भले हम अर्थ पर ले, भले जुपिटर पर ले, भले दुनिया में कहीं भी। ओके, तो ये टाइम कांस्टेंट है, उसको हमने अपना यूनिट माना। तो जब ये ऐसा जाकर आएगा, फिर से थोड़ी सी एक बात और आगे समझिए, ये एनर्जी कितनी थी इसके पास 4, हमने इसको एनर्जी 1 दी, हीट के फॉर्म में दी, इसकी एनर्जी हो गई 5। ये कहां चला गया, बाहर सुपरफाइन, अगले सुपरफाइन लेवल 5 में एकोमोडेट नहीं हो पाया क्योंकि वहां दूसरा इलेक्ट्रॉन था, ट्रांजिट करके वापस आ गया। अब इसके पास फिर कितनी एनर्जी की जरूरत है इसको, सिर्फ 4 की, लेकिन इसके पास है कितनी 5। अगर 5 एनर्जी है और ये 4 पर इसको चाहिए तो एक एनर्जी इसके पास एक्स्ट्रा है, वो एक एनर्जी को ये रेडिएट कर देता है, बाहर निकाल देता है, और ये एनर्जी यहां से लाइट बनकर बाहर निकलती है। इसको आप बाद में पढ़ेंगे कि ये जो एनर्जी निकलती है इसका एक फॉर्मूला होता है h न्यू, इससे फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी से हमको पता लगता है कि ये एनर्जी क्या है। ये एनर्जी लाइट है, ये एनर्जी हीट है, ये एक्सरे है या इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, जो भी। एनीवे, अभी हम मान के चलते हैं कि ये एनर्जी लाइट है, मान लीजिए, तो ये एनर्जी वापस आ गई। इस तरह से ये एनर्जी लाइट हमको दिखती है। तो लाइट कहां पैदा होती है, लाइट यहां पैदा होती है। We give energy to one electron, it leaves its superfine level, goes to the next superfine level, it is not accommodated there, it comes back, after coming back, it has to return its energy. That energy, it radiates out and that energy comes out in the form of light. अभी हम आसपास जितनी जगह लाइट देख रहे हैं, यही सोर्स है उसका, यही तरीका है लाइट बाहर निकलने। ओके, ये तो लाइट का सोर्स हो गया, हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम टाइम की बात कर रहे हैं। इसमें टाइम कहां इन्वॉल्व हुआ था, ये यहां से इस लेवल पर गया, वापस आया, दैट इज ए ट्रांजिशन। उस ट्रांजिशन को हमने एक छोटा सा टाइम माना और उस ट्रांजिशन को इससे मल्टीप्लाई किया। इस नंबर से मल्टीप्लाई करके जितना टाइम बना, उस टाइम को हम बोलते हैं 1 सेकेंड।
उस टाइम को क्या बोलते हैं 1 सेकेंड, ठीक है। और इसमें जो डेफिनेशन में कमियां हैं उसको हमने पूरा किया। किस तरह से पूरा किया, ये कौन सा एटम लेना है, तो हमने अलग अलग चीजों को एक्सपेरिमेंट किया कि किसका टाइम सबसे ज्यादा कांस्टेंट होता है, किसका ट्रांजिशन सबसे छोटा होता है। तो इसमें हमको मिला सीजियम। सबसे अच्छे रिजल्ट किसके साथ थे, सीजियम। सीजियम के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, तो हमने सीजियम का कौन सा आइसोटोप लिया, 130, इसको लिया। उसके बाद इसको ग्राउंड स्टेट किया। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है कि जिसके पास कोई एनर्जी नहीं। एक बॉल को हम ऐसा उछालते हैं, उसकी एनर्जी बढ़ते जाती है, ग्राउंड पे रख देते हैं, कोई एनर्जी नहीं होती। तो एक ऐसा सीजियम 133 एटम लेना है जिसके पास पहले कोई एनर्जी नहीं हो। उसके लिए क्या शब्द यूज किया हमने, ग्राउंड स्टेट। सीजियम 133 लिया, ग्राउंड स्टेट लिया। उसके बाद क्या कराया, ट्रांजिशन बिटवीन टू सुपरफाइन लेवल्स। ये चीज आप समझ गए, ट्रांजिशन बिटवीन टू सुपरफाइन लेवल्स। उसका क्या लेना है, पीरियड, कितना टाइम लगा, उस टाइम को इससे मल्टीप्लाई करना। उतने टाइम को क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड। ये बात समझ में आ गई। सो दिस इज 1 सेकेंड। अब ये डेफिनेशन समझ में आती है। अब अगर ये आपको डेफिनेशन समझ में आती है तो फिर याद भी हो जाएगी। इतने ट्रांजिशन होने चाहिए, सीजियम के सुपरफाइन लेवल में इलेक्ट्रॉन जाता है और यहाँ से लाइट निकलती है। ये जो लाइट निकलती है इसकी वेवलेंथ हम नाप लेते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी नाप लेते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी से हमको पता लगता है कि इतनी वेव्स निकली। जब इतनी वेव्स निकल जाएंगी तो हम बोलेंगे टाइम कितना हो गया, 1 सेकेंड। ये उसके मेथड अलग है, ये हम सिर्फ उसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई 1 सेकेंड। ओके, तो आपके एग्जाम के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन 2 होती है, 1 सेकेंड एंड 1 मीटर। तो ये दोनों की डेफिनेशंस आपको जरूर याद करनी है। अगर 1 मीटर वाली डेफिनेशन आती है तो 1983 की जो लाइट वाली डेफिनेशन है उसको लिखिए, 1 सेकेंड में इसको लिखिए। अच्छा, अब अगला यूनिट हम लेते हैं, दैट क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर। So now we will take unit of current, that is 1 ampere. Next definition, electric current. Electric current का यूनिट हमने माना है एम्पियर। एम्पियर, ओके। व्हाट इज मीन बाय 1 एम्पियर करंट, हमने कैसे फिक्स की। अभी तक हम लोग फोर्स के बारे में जानते हैं, 1 मीटर डिस्टेंस बात के बारे में जानते हैं क्या होता है, 1 न्यूटन फोर्स के बारे में भी हम लोग जानते हैं क्या होता है। ओके, तो हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट, 2 स्ट्रेट कंडक्टर लगाए, दीज आर वेरी लॉन्ग कंडक्टर्स, और इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन। इसमें करंट फ्लो हो रही है। हम क्या देखते हैं कि जब ये दोनों पैरेलल कंडक्टर्स में करंट फ्लो होती है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं मींस ये इसको खींचता है और ये इसको अपनी तरफ खींचता है। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम मेजर करते हैं और यहाँ पर नीचे में हमने इसके साथ एक बैटरी लगा दी, इस तरह से बैटरी लगा दी। ओके, इसके साथ भी और इसके साथ भी, और इसका प्लस ऊपर जाके ऐसा कहीं जोड़ दिया। अब देखिए इसमें करंट फ्लो हो रही है, दोनों में करंट फ्लो हो रही है, तो हम क्या देखते हैं, इसमें फोर्स पैदा होता है। अगर हम इसका रेजिस्टेंस कम ज्यादा करेंगे तो करंट भी कम या ज्यादा हो सकती है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को 1 मीटर डिस्टेंस पे रखते हैं। दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर। 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा और इसके बीच में हमने फोर्स नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगाया। इंस्ट्रूमेंट फोर्स नापने के लिए एक स्प्रिंग लगा दिया। स्प्रिंग दबेगा मतलब उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ये ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो
यहां पर हम फोर्स नापेंगे जो भी उसकी डिवाइस है उससे। अच्छा, अब हम इसके फोर्स को नापते हैं। करंट को इंक्रीज करेंगे, फोर्स बढ़ता जाएगा। करंट को इंक्रीज, हम करंट को 0 से स्टार्ट किए, 0 से 1 2 ऐसा धीरे धीरे बढ़ाते चले गए। कितनी है करंट हमको नहीं मालूम, हम नाप किसको रहे हैं? फोर्स। अच्छा, अब इस फोर्स को नाप के इस फोर्स को इसकी जो भी लेंथ है उस लेंथ से डिवाइड करेंगे, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर पर लगने वाला फोर्स, पर मीटर लेंथ पे लगने वाला फोर्स। इसको हमने नापने का इंस्ट्रूमेंट लगा दिया। ओके, अब जैसे जैसे करंट बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये फोर्स बढ़ता जाता है, और ये फोर्स शुरू होता है 0 से, बढ़ते 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 ये हो गया 10 टू द पावर -7, बहुत छोटा फोर्स, 10 टू द पावर -7। ये हमने इसमें फोर्स लगा दिया। ओके, फिर और करंट को बढ़ाया तो ये इससे भी बढ़ के हो गया 2 × 10 टू द पावर -7। इतना फोर्स दोनों के बीच में आ गया। इस समय इसमें जितनी करंट जा रही है उस करंट को हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट। ठीक है, तो हम चेक किसको कर रहे हैं? ऑब्जर्व किसको कर रहे हैं? फोर्स। जैसे ही फोर्स 2 × 10 टू द पावर -7 होता है, करंट को बढ़ाना बंद कर देते हैं। वो जो करंट लगातार चल रही है जिसने इतना फोर्स बनाया है उस करंट को क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। ये उस करंट की डेफिनेशन। फिर से सेटिंग क्या की है? देयर आर 2 पैरेलल कंडक्टर्स which are kept at a distance of 1 meter. The current is flowing through them, and what we are measuring? Force per meter length. Force on 1 meter length. फोर्स पर मीटर। अगर वो फोर्स पर मीटर 2 × 10 टू द पावर -7 तक पहुंच गया तो ये वाली करंट कितनी कहलाएगी? 1 एम्पियर। दिस इज डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। नोट करिए, एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट, एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट which if maintained in two straight parallel conductors of infinite length placed 1 meter apart, in vacuum, comma, would produce between these conductors a force equal to 2 × 10 to the power -7. 2 × 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर लेंथ। Okay. So this definition was made in 1948. उसके बाद से अभी तक ये चेंज नहीं हुई है। So that was definition of 1 ampere. Next, definition of temperature. तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन। Now we'll take definition of what is meant by 1 Kelvin temperature. Temperature unit Kelvin, symbol capital K. केल्विन की नई
डेफिनेशन 1967 में बनाई गई। इसके पहले जो डेफिनेशन होती थी वो डेफिनेशन क्या थी? पानी का फ्रीजिंग पॉइंट लीजिए, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, हाथ लगाकर देखा कितना गर्म है। एक थर्मामीटर हमने लगाया और इस थर्मामीटर में फ्रीजिंग पॉइंट में इसको रखा तो इसका मर्क्यूरी यहां पर आ गया फ्रीजिंग पॉइंट में, ऐसा नीचे ये मर्क्यूरी है तो यहां तक आ गया। यहां पर हमने लिख लिया 0 डिग्री सेल्सियस। फिर पानी को गर्म किया, पानी बॉयल होता है, उसके बाद और ज्यादा गर्म नहीं होता, उसमें इसको डाला तो ये मर्क्यूरी चढ़ के यहां तक चला गया। देख लिया, इसके और ऊपर नहीं जा रहा, यहां हमने निशान लगा लिया, इसको बना दिया 100 डिग्री सेल्सियस। ये इसके बाद इसके बीच हमने 100 निशान लगाए 100। और ये जो एक टेम्परेचर हाई हुआ, टेम्परेचर हाई होते जा रहा है, ये जो एक हाइट है उसका नाम क्या दिया? 1 डिग्री सेल्सियस। दैट वाज आवर डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन क्या थी? 100 पार्ट ऑफ बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्योंकि फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट नेचर में फिक्स्ड है, ये नहीं बदलते हैं। और उसमें हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा, क्योंकि प्रेशर से ये पॉइंट बदलते हैं। तो प्रेशर को एक एटमॉस्फेयर उसको नॉर्मल रख दिया और उस पर हमने देखा ये बना। लेकिन बाद में इसमें बहुत सारी एम्बिग्युइटी आ गई और हमको एक और एग्जैक्ट डेफिनेशन की जरूरत पड़ी। तो 1967 में हमने और एक एक्यूरेट डेफिनेशन बनाई। ये जो डेफिनेशन बनाई ये डिपेंड करती है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर अभी आपने नहीं पढ़ा है, हीट के चैप्टर में आएगा। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर पानी तीनों स्टेट में इकट्ठा एग्जिस्ट करता है, और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, आपने देखा है। जैसे वाटर में खूब आइस डाल दीजिए, हिलाइए, आइस उस पर तैरेगी, उसका टेम्परेचर लीजिए, उसका टेम्परेचर आपको मिलेगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री में वहां पर देखिए H2O किस स्टेट में है? लिक्विड भी है वाटर, उसके अंदर आइस भी है, तो लिक्विड स्टेट में भी है और आइस स्टेट में भी है। और उसको आप बहुत ध्यान से देखिए, उसमें से वेपर निकलते हुए आपको दिखती है। देखा है कभी? भाप जैसे निकलती हुई दिखती है आइस पर से, वो कौन सी स्टेट है H2O की? वेपर। तो उस जगह पर आप देखो, उस टेम्परेचर पर तीनों चीजें आपको इकट्ठी मिलती है H2O की। कौन कौन सी स्टेट? लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट, क्योंकि तीनों चीजें। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे। एक्चुअल तीनों स्टेट मिलाने के लिए हमको प्रेशर को भी बहुत कम करना पड़ता है। एक पर्टिकुलर प्रेशर पे जाके क्लियर कट ये तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। टेम्परेचर 0, दैट इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये थर्मोडायनेमिकल ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। एनीवे, तो ये वाला जो पॉइंट होता है 0 डिग्री, इसमें आपको मालूम है केल्विन में हम इसको कितना मानते हैं? 273। ओके, उस टेम्परेचर को 273 से डिवाइड कर दीजिए तो कितने केल्विन हो गया? 1। बस वो 1 केल्विन की डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन कैसे बनी पहले इसको समझिए। ट्रिपल पॉइंट पर पानी का जो टेम्परेचर होता है उसको 273 से डिवाइड कर दो तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 केल्विन। ट्रिपल पॉइंट पर जो टेम्परेचर है उसका 1/273 इज इक्वल टू 1 केल्विन। अब इसको लिखिए, केल्विन इज, या 1 केल्विन इज द फ्रैक्शन, 1 केल्विन इज द फ्रैक्शन 1/273.16, 1/273.16 of thermodynamic temperature of
thermodynamic temperature of triple point of water, of triple point of water. ये डेफिनेशन हो गई टेम्परेचर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, हाँ ये हमने डेफिनेशन फिक्स की थी, ये आपने लिख लिया होगा 1967। नेक्स्ट, what is mean by 1 mole? That is the amount of substance amount of substance 1 mole. Amount of substance एक नंबर लेना है, उस नंबर को आप जानते हैं एवोगैड्रो नंबर, ओके, दैट इज 1 मोल। तो 1 मोल इज एवोगैड्रो नंबर, पर ये डेफिनेशन नहीं चलेगी, इसमें हमको बताना पड़ेगा कि एवोगैड्रो नंबर कहां से आया। तो एवोगैड्रो नंबर कहां से आता है, हमने कार्बन का एटम लेना है, कार्बन का मटेरियल, और कार्बन का मटेरियल कितना लेना है 12 ग्राम। क्यों? उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 12। तो 12 ग्राम का कार्बन लो और उसको फैलाकर उसके अंदर एटम की गिनती करो, कितने एटम है, वो जो क्वांटिटी आएगी दैट इज 1 एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 1 मोल। तो जितने एटम 12 ग्राम कार्बन में होते हैं उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं 1 मोल, ठीक है। और ये क्वांटिटी कितनी होती है वो बात की बात है, उसको आप लोग जानते हैं कि वो कितनी होती है, ठीक है। तो लिखिए 1 मोल। मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम which contain as many entities as there are atoms in 0.012 kilogram of carbon 12, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट लिखने का तरीका हुआ। डेफिनेशंस के बारे में एक बार याद रखिए, मैं आपको समझाता हूं, वो आप समझ जाते हैं, वो समझने के लिए ठीक है, पर लिखने के लिए बाकी हर जगह मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी भाषा में लिखिए, पर डेफिनेशन में बिल्कुल एक्सपेरिमेंट मत करिए। डेफिनेशन में जो बुक की डेफिनेशन है वर्ड टू वर्ड आपको वही लिखनी चाहिए, अदरवाइज एक शब्द भी आपने इधर उधर किया उसका मीनिंग बदल सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। समझना अलग चीज है, आप समझ गए कि 12 ग्राम हम कार्बन लेंगे और उसमें जितने एटम्स होंगे उसको क्या बोलते हैं 1 मोल, लेकिन लिखने का ये तरीका है। और इसमें आप देखोगे 12 ग्राम 12 ग्राम वर्ड भी यूज नहीं किया, केजी यूज किया। क्यों? बिकॉज ऐसा यूनिट क्या होती है किलोग्राम, तो इसलिए हमको किलोग्राम में ही उसको लिखा, ओके। तो अच्छा, एक और इसमें शब्द आया एंटाइटीज। एंटाइटीज का क्या मतलब है? एंटाइटीज का मतलब है कि ये 1 मोल किसी एक चीज के लिए फिक्स नहीं है। हम बोल सकते हैं 1 मोल मॉलिक्यूल्स, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर कितना है बोलिए, 10 to the power 20। ये इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसमें रहेंगे वो क्या कहलाएगा 1 मोल। अब इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो उसको क्या बोलेंगे 1 मोल मॉलिक्यूल।
अगर इतने नंबर ऑफ एटम्स है तो उसको क्या बोलेंगे, 1 मोल एटम्स। अगर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 1 मोल प्रोटॉन। तो प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, जिसके साथ हमने 1 मोल लगाया वो इतने नंबर हो गए। और ये सब चीजों के लिए हमने कॉमन शब्द कौन सा यूज किया, एंटाइटीज। These are all elementary entities. Okay, this was 1 more. Now next, 1 candela. Candela किसकी यूनिट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करेक्ट। लिखिए 1 candela, सिंबल CD। ओके, कैंडेला की पहले एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन बनाई गई थी। एक कैंडल को जलाइए और उस कैंडल में जितनी चमक होती है दैट इज 1 कैंडल, उसी से ही बनी है कैंडल। तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन थी, लेकिन बाद में फिर उसमें कम ज्यादा होना शुरू हो गया। कैंडल मोटी है, कैंडल पतली है, और कैंडल का साइज कितना ले रहे हैं, उसको कितनी ऑक्सीजन मिल रही है, उसमें कितना कार्बन है, चमक थोड़ी सी कम ज्यादा होनी शुरू हो गई। तो उसकी हमको एक साइंटिफिक डेफिनेशन की जरूरत पड़ी, और ये साइंटिफिक डेफिनेशन हमने बनाई 1979। तो इसकी लास्ट डेफिनेशन कब बनी, 79। ओके, ओके, तो इसकी हमने डेफिनेशन किस तरह से बनाई। इसकी डेफिनेशन बनाई कि एक कोण हमको लेनी है, एक कोण जिसमें ये वाला एरिया हो 1 स्क्वायर मीटर और रेडियस भी हो 1 मीटर। इस एंगल को कहते हैं 1 स्टेरेडियन, अभी पढ़ेंगे इसके बाद। इस कोण के ये जो कॉर्नर है, यहाँ पर हमने एक लाइट लगाई। उस लाइट की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी। लाइट के चैप्टर में आप पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी से कलर डिसाइड होता है। सोडियम वेपर की फ्रीक्वेंसी अलग, हीलियम की अलग, हैलोजन की अलग, मर्क्यूरी की अलग, ऐसा सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। और फ्रीक्वेंसी के मिक्सचर्स भी होते हैं, कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। ओके, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट हमने वहां से लगाई और उस लाइट की पावर बढ़ाते चले गए। उसकी पावर को बढ़ाते, जैसे आप देखते हैं 0 वॉट बल्ब, 15 वॉट बल्ब, 25 वॉट बल्ब, 60 वॉट बल्ब, क्या हो रहा है, पावर बढ़ते जा रही है। उसकी पावर बढ़ाते बढ़ाते हमने कर दी 1/683 वॉट, 0 से बढ़ा रही है। तो इतनी पावर जब उसकी हो जाएगी तो उस कोण में हमको जितनी लाइट दिखेगी उस लाइट को बोलेंगे 1 कैंडेला। ठीक है, समझ में आने वाली चीज है, इसमें कोई स्पेशल बड़ी चीज नहीं है। नोट करिए, 1 कैंडेला इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 1 candela is luminous intensity in a given direction. In a given direction of a source. Of a source that emits. Emit मतलब निकालता है. That emits monochromatic radiation. Monochromatic radiation. Monochromatic radiation of frequency 54 into 10 to the power 12. 54 into frequency 54 into 10 to the power 12 hertz. फ्रीक्वेंसी की यूनिट है hertz. Frequency of 54 into 10 to the power 12 hertz, and that has a radiant intensity. That has a radiant intensity of 1/683
1/683 स्टेरेडियन, सॉरी 1/683 वॉट पर स्टेरेडियन। 1/683 वॉट पर स्टेरेडियन। तो एक स्टेरेडियन में इतना वॉट होना चाहिए। चारों तरफ निकलेंगे तो इसको 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी द टोटल वॉटेज ऑफ द बल्ब, टोटल वॉटेज ऑफ द लैंप। उसकी जितनी चमक होती है उसको क्या बोलते हैं? 1 कैंडल। बड़ी सिंपल चीज है कि एक ऐसी लाइट जलाइए जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है। मुझे याद नहीं आ रहा ये किस कलर की फ्रीक्वेंसी है। जैसे हर कलर की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, तो सोडियम वेपर से लाइट, अच्छा बीच में एक शब्द आया है इसमें, मोनोक्रोमेटिक। क्रोमा मीन्स कलर, मोनोक्रोमेटिक मीन्स वन कलर। तो एक कलर की लाइट इसमें निकालनी है हमको, और इस फ्रीक्वेंसी की होगी। इस फ्रीक्वेंसी की एक कलर बनेगा, एक और फ्रीक्वेंसी मिक्स करेंगे, 2 कलर मिक्स हो जाएंगे। तो इस फ्रीक्वेंसी की जो लाइट निकलेगी उस लाइट का 1/683 वॉट का बल्ब होना चाहिए एक डायरेक्शन। ओके, एक पॉइंट के चारों तरफ कितना एंगल बनता है ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। 4π एंगल बनता है। अगर इसको 4π से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल वॉट आ जाएगा। उतने वॉट का बल्ब हम लगाएंगे, उतने वॉट इसको मल्टीप्लाई किया, 1 वॉट या कुछ ऐसा बहुत छोटा सा क्वांटिटी आएगा। उस वॉट का जो बल्ब होता है उसकी चमक कितनी कहलाती है? 1 कैंडेला। और वो चमक कितनी होती है? वो चमक आप सबने देखी है। बेसिकली वो चमक एक कैंडल की चमक होती है। रात को कैंडल जला के आपने देखा, एक कैंडल जलाइए उसकी जो चमक होती है वो 1 कैंडेला होती है। और अगर उसके बराबर का आप बल्ब ढूंढने जाएंगे तो आपको इतने वॉट का बल्ब मिलेगा। तो हमने सिर्फ उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया कि कितने वॉट का बल्ब जलाओ। इतने वॉट का बल्ब जलाओ, इस कलर का बल्ब जलाओ, तो उसकी जो चमक होगी उसको क्या बोलेंगे? 1 कैंडेला। ये स्टैंडर्ड बनते हैं। ओके, तो ये हम लोगों ने सब 7 यूनिट पढ़ लिए। अब इसके बाद जो सप्लीमेंट्री यूनिट है, सप्लीमेंट्री यूनिट है एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो नेक्स्ट लिखिए एंगल। एंगल का यूनिट क्या है? रेडियन। एक रेडियन कब बनता है? यहां से यहां तक हमने कुछ डिस्टेंस को नापा, ये रेडियस, और इसको ऐसा घुमाया, इसकी लेंथ हमने नापी, ये लेंथ है r, और यहां से हम लेंथ को नापना शुरू करते चले गए। 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके यहां तक पहुंच गया r। जितना ये था उतना ये भी आ गया r, ये पॉइंट है। इसको यहां से मिला दिया, ये वाला ये r है, ये भी r है रेडियस, और ये वाला कितना है? r। अगर ऐसा सेटिंग हो गया तो ये वाला जो एंगल कहलाता है 1 रेडियन। अच्छा देखिए, ये 2 किनारे से ऐसे लाइन खींचकर एक पॉइंट पर मिलाकर एंगल बनाना, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सबटेंड। सुनिए किस तरह से सेंटेंस में यूज करना है। दिस आर्क सबटेंड एंगल एट O। दिस आर्क सबटेंड एंगल एट O। इसका क्या मतलब है? आर्क के दोनों किनारे से लाइन खींचिए और यहां पर मिलाइए। जैसे मैं आपसे कहूंगा दिस इज ए लाइन AB, हाउ मच इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस लाइन AB ऑन पॉइंट P। तो हमको क्या करना है? B को इससे मिलाना है, A को इससे मिलाना है, ये एक एंगल बनेगा। इस एंगल को हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे? थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय AB ऑन पॉइंट P। तो सबटेंडेड शब्द समझ में आया, क्योंकि आपने 11th 12th में इसको बहुत यूज करना है। सबटेंडेड बाय दिस, सबटेंडेड बाय दैट। तो जो सबटेंड करेगा अपने दोनों किनारे से एक एक लाइन खींचेगा। कहां पर? उस पॉइंट में। सो व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय मून ऑन 1 पॉइंट ऑन द अर्थ? तो ये रही अर्थ, ये रहा मून,
ये मून का ये एक पॉइंट लिया, मून के एक किनारे को देखा, मून को दूसरे किनारे को देखा। दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय मून ऑन द अर्थ। व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय अर्थ ऑन द मून? तो यहां से इसको मिलाया, यहां से इसको मिलाया। दिस अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय अर्थ ऑन मून। तो अब सबटेंडेड का मतलब समझ गया। सबटेंडेड शब्द को हम जहां यूज करेंगे आपको समझ में आना चाहिए, दोनों किनारे से लाइन लेंगे। ओके, सो ये जो 1 रेडियन है किसने सबटेंड किया है? आर्क में। कहां सबटेंड किया है? सेंटर ऑफ द सर्कल। क्यों? क्योंकि ये तो सर्कल बनाने जा रहा है। तो लिखिए 1 रेडियन इज 1 रेडियन is the angle subtended at the center of circle, at the center of circle by an arc having length equal to radius, having length equal to radius. Okay, this is 1 radian. इस एंगल को कहते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ब्लैक बोर्ड के प्लेन में बना हुआ है, एक पेपर के प्लेन में बना हुआ है। इस एंगल को बनाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? एक प्लेन की जरूरत पड़ती है, तभी तो 2 लाइन खींचेंगे। समझ आया? इसलिए इसका नाम क्या है? प्लेन एंगल। ओके, अब हम लेते हैं सॉलिड एंगल। नेक्स्ट, सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है? स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल के लिए हमको एक वॉल्यूमेट्रिक स्पेस चाहिए, वो एक प्लेन में नहीं बनता है। जैसे एक कोन हमने रखी, तो कोन में आपको क्या चाहिए? लेंथ, विड्थ, डेप्थ, तीनों चाहिए, मतलब वॉल्यूम चाहिए। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कैसे बनता है? सॉलिड एंगल के लिए हमने एक सरफेस ली और उस सरफेस को ऐसे मोड़ दिया, इस तरह से। इस सरफेस को जब ऐसा मोड़ेंगे, दिस विल टेक शेप ऑफ ए कोन। इस कोन के अंदर देखिए ये कोन बड़ी हो गई और ये कोन छोटी हो गई, इस तरह से। सॉलिड एंगल छोटा हो गया और ये सॉलिड एंगल बड़ा होता चला। अब ये सॉलिड एंगल 2 लाइन से नहीं बना है, बहुत सारी लाइन से बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस। सरफेस एक कोने में जाकर मिलती है तो ये सॉलिड एंगल बनता है। ठीक है, ये सॉलिड एंगल कौन सबटेंड करता है? थोड़ा सोचने की कोशिश करिए। मैं आपको इसकी हिंट देता हूं। हम लोग बाजार में तरबूज लेने जाते हैं और उसको बोलते हैं थोड़ा सैंपल काट के दिखाओ। वो क्या करता है? चारों तरफ से ऐसा चाकू मार के एक पीस ऐसा निकालता है, अंदर से नीचे से लाल और ऊपर से हरा। वो हरा सरफेस किसका सरफेस है? वो जो स्फेरिकल सरफेस थी, उस स्फेरिकल सरफेस का एक छोटा सा पार्ट है। उसके हर जगह से, उसके हर पॉइंट से आप एक लाइन खींचिए सेंटर की तरफ। ये ऊपर का पोर्शन है ग्रीन, यहां से लाइन खींचो, यहां से लाइन खींचो, यहां से लाइन, यहां से लाइन, कौन बन गए? ये सब लाइनें कहां से आ रही हैं? फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। सो ये जो सरफेस है, हम ये बोलेंगे कि सॉलिड एंगल को इस सरफेस ने सबटेंड किया। सो द सॉलिड एंगल इज सबटेंडेड बाय दिस स्फेरिकल सरफेस। तरीका समझ आया? क्यों सबटेंड किया? हमारी शर्त क्या थी? किनारे से एक लाइन लेना, ये किनारे से लाइन ली, ये किनारे से लाइन ली, ये किनारे से लाइन ली, ऊपर सर्कल है, हर जगह से हमने ऐसे लाइन ली। तो सॉलिड एंगल इज सबटेंडेड बाय ए स्फेरिकल सरफेस। ओके, अब देखिए, इसको हमने लिया 1 मीटर, 1 मीटर। इसको इस तरह से घुमाया कि इसका जो एरिया है ये बन जाए 1 स्क्वायर मीटर। इतना बड़ा लेना है। अब तो इसको ऐसा बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं। कितना साइज लेंगे? 1 स्क्वायर मीटर।
इसको 1 स्क्वायर मीटर लिया, इसको 1 मीटर लिया। अब ये फिक्स हो गया, ना ये बड़ा हो सकता है ना छोटा हो सकता है। अगर इधर लेंगे तो ये मीटर बढ़ जाएगा, इसको कम ज्यादा करेंगे ये हो जाएगा, तो ये दोनों फिक्स हो गया। उस समय यहाँ पर हमको जो एंगल बना हुआ दिखता है उस एंगल को बोलते हैं 1 स्टेरेडियन। ठीक है, ये जो हमने इसको मोड़ा था इस तरह से, ये लेंथ कितनी है 1 मीटर और ये वाला एरिया कितना आना चाहिए 1 स्क्वायर मीटर। अगर ऐसा हो गया, अभी हमने देखा कि ये आधा स्क्वायर मीटर है और खोल दिया, ये 0.8 स्क्वायर मीटर हो गया और खोल दिया, अब 1 स्क्वायर मीटर खुल गया। ये है 1 स्क्वायर मीटर और ये है 1 मीटर। और अब इसको ऐसा अंदर से देखिए, ये जो एंगल बना रहा है उसको कितना बोलेंगे 1 स्टेरेडियन। ये होता है सॉलिड। ओके, लिखिए 1 स्टेरेडियन is the solid angle. 1 स्टेरेडियन is the solid angle subtended by part of a spherical surface, having area 1 square meter, and having radius equal to 1 meter. ठीक है, हम 1 की जगह r को भी यूज कर सकते हैं, whose radius is r and whose area is r square. Okay, such angle is known as 1 स्टेरेडियन। तो ये हमारे सब डेफिनेशंस जितनी बेसिक थी ये सब